हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कैपेसिटर्स की। तो कैपेसिटर क्या होता है? दो कंडक्टर को अगर हम आमने सामने प्लेस कर दें तो उसी अरेंजमेंट को कैपेसिटर कहते हैं। दो कंडक्टर कैसा भी शेप का हो सकता है, इसको हम बस प्लेस कर दें क्लोजली टू ईच अदर, इसी कंडक्टर के जो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है उसी को कैपेसिटर कहते हैं। अब देखो, बात ऐसी है कि इसको हम लोग शो कर सकते हैं कि भाई दो इस तरह से लाइंस दिखा दो, कैपेसिटर को हम लोग डिनोट कर सकते हैं सिंबॉलिकली। कैपेसिटर का यूज कहां पर होता है? देखो, कभी कभी जरूरत पड़ती है हमको चार्जेज स्टोर करने की। चार्जेज स्टोर करो और उसको फिर यूज करो, जैसे कैमरा का फ्लैश लाइट, या फिर देखो जो सीलिंग फैन होता है उसको स्टार्टिंग करने में बहुत परेशानी आती है शुरू में, तो वहां पर कैपेसिटर की मदद से हम जल्दी से शुरू कर सकते हैं सीलिंग फैन को। तो वहां पर भी यूज होता है कैपेसिटर का। बेसिकली चार्ज स्टोर करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है कैपेसिटर। अब आगे बढ़ते हैं कि कैपेसिटर पे जो चार्ज हम स्टोर कर रहे हैं तो लिख लेते हैं, यहाँ पर प्लस क्यू स्टोर कर दिया, यहाँ पर माइनस क्यू, इस तरह से हमने रख दिया चार्जेस को। तो टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना हो गया? तुम जोड़ दो ना इन दोनों को, टोटल चार्ज हो गया 0। तो टोटल चार्ज ध्यान रखना कैपेसिटर पे 0 होता है, लेकिन तुमसे सवाल में पूछा जाएगा चार्ज ऑन द कैपेसिटर बताइए, तो 0 थोड़ी बोलोगे, बोलना पड़ेगा क्या? चार्ज पूछ रहा है ना भाई, टोटल चार्ज थोड़ी पूछ रहा है। तो हम लोग बेसिकली जो पॉजिटिव प्लेट है ना उस पर जो चार्ज है उसी को कंसीडर करते हैं चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना हो गया? चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज इक्वल टू चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो क्यू ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखो चार्जेज है, अब पॉइंट ये आता है कि हमारे पास मान लो इस पर पोटेंशियल V प्लस, इस पे V माइनस, इस तरह से हमने दे रखा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? इसमें से इसको अगर हम घटा दें तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा आ जाएगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना दो कैपेसिटर प्लेट के बीच में, उसी को कहते हैं कि पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर। जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को पोटेंशियल कहते हैं। तो पोटेंशियल लिख सकते हैं, पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर इज इक्वल टू V हो गया। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल हो गया। आगे बढ़े, देखो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना उतना ज्यादा चार्जेज स्टोर हो जाएगा। कैसे? Q इज प्रोपोर्शनल टू, हम V बोल सकते हैं, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेट करेगा। तो इस चीज को लेकर हम लोग आगे चलते हैं, Q इज इक्वल टू CV लिख लेते हैं। याद रखना बहुत जरूरी है, Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू CV से याद रखना है। और C का मतलब होता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटर का जो प्रॉपर्टी है उसको कैपेसिटेंस से डिनोट करते हैं, क्योंकि हम कह सकते हैं कैपेसिटर किस तरह का है। अलग अलग तरह के कैपेसिटर आते हैं, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आता है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर आता है, स्फेरिकल कैपेसिटर आता है। तो अलग अलग तरह के कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अपनी अपनी चार्ज स्टोर करने की क्षमता अलग अलग हो सकती है। तो Q इक्वल टू CV कैपेसिटेंस। तो C को क्या लिख सकते हैं? Q बाई V लिख सकते हैं। और यूनिट में क्या लिखेंगे? इसका हो गया कुलम्ब, इसका हो गया वोल्ट। तो कुलम्ब वोल्ट, और इसका यूनिट क्या होता है? बेसिकली अगर हम ये यूनिट में लिख रहे हैं कुलम्ब और वोल्ट, इसका यूनिट फैराड होता है। तो 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कुलम्ब बाई 1 वोल्ट, ठीक है। लेकिन जनरली देखो हम लोग माइक्रो फैराड यूज करते हैं, क्योंकि ये फैराड बहुत ही बड़ा यूनिट होता है। तो 1 माइक्रो फैराड यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइक्रो फैराड में कितना फैराड हो जाएगा? 10 टू द पावर -6 फैराड हो जाएगा। यूनिट कन्वर्जन ध्यान रखना है। उसके बाद आगे देखते हैं कैपेसिटर में कि अलग अलग तरह के कैपेसिटर तो है हमारे पास। जैसे मैंने बोला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, स्फेरिकल कैपेसिटर होता है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर होता है। इन सब कैपेसिटर का अपना अपना कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आता है, क्योंकि अपनी अपनी कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने की। तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला आता है वो क्या होता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना लें और हम बोल देते हैं भाई इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो होगा A एप्सिलॉन नॉट बाई D। A मतलब एरिया ऑफ दिस प्लेट है ना, डिस्टेंस ये हो गया। और एप्सिलॉन नॉट तुमको पहले से पता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब हमसे कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि एप्सिलॉन नॉट का एक दूसरा यूनिट बताओ, बता देंगे। ये फॉर्मूला तो तुमको याद रखना ही है, A एप्सिलॉन नॉट बाय D। याद रखना A एप्सिलॉन ऊपर में ज्यादा टर्म रहेगा, नीचे में कम टर्म रहेगा, इस तरह से याद रख सकते हो। ऐसा नहीं लिख देना कि ऊपर में D रहेगा सर, कि ऊपर में ये रहेगा, कंफ्यूजन ना हो जाए। A एप्सिलॉन नॉट बाय D, ठीक है। अब दूसरी बात करें कि एप्सिलॉन नॉट का यूनिट और क्या लिख सकते हैं। तुम एक चीज सोचो, इसका तो फैराड हो गया ना कैपेसिटर का,
और इसका क्या हो गया मीटर स्क्वायर, नीचे में डिस्टेंस का क्या हो गया मीटर हो गया, इसका क्या लिख पाएंगे एप्सिलॉन नॉट को लिख सकते हैं, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, मीटर बन गया फैराड पर मीटर, है ना। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट हम कह सकते हैं फैराड पर मीटर, और ये भी यूनिट है, दोनों यूनिट होगा, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, तो किस पे डिपेंड कर रहा है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस डिपेंड कर रहा है बेसिकली, यहां पर तुम देख सकते हो कि एरिया पर और डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, मतलब ज्योमेट्री पर डिपेंड कर रहा है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि अगर हम कुछ मीडियम यहाँ पर इंसर्ट कर दें या फिर कैपेसिटर को मीडियम में रख दें किसी वैक्यूम के अलावा, तो भी कैपेसिटर चेंज हो जाता है। अब आगे बढ़ देते हैं, तो एक हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और दूसरा देखा जाए तो हमारे पास होता है स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर में ऐसा कुछ कर दिया कि भाई दो स्फीयर बना लिए, यहाँ पे प्लस चार्ज यहाँ पे माइनस चार्ज रख दिया, अब टू कंडक्टर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर को कैपेसिटर कहते हैं, ये वैसा ही है, चार्जेस भी रख दिया है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला आता है कैपेसिटेंस का वो आता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइड बाय R2 माइनस R1, ये हो गया R1, ये हो गया R2। तो याद रखना है हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर की। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस होते हैं कि भाई मान लो R2 इज बहुत बहुत ग्रेटर देन R1, है ना, बहुत बड़ा है R2, तो क्या कह सकते हैं ये R2 पता नहीं कहां पर होगा, बहुत बड़ा है, तो R2 माइनस R1 में तो R1 हार गया, R2 जीत गया, ये तो बहुत बड़ा क्वांटिटी है, इसको तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो उस केस में क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मान लो R1 R2 लिखा, यहाँ पर तो केवल R2 लिखेंगे ना, क्योंकि R1 तो घटाओ ना घटाओ बात वही बराबर है, क्योंकि बहुत छोटा हो गया R1, R2 बहुत बड़ा हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, या फिर तुमको सिंपली बोला हुआ है कि भैया R है और कुछ भी नहीं बोल रखा है, एक ऐसा स्फीयर दे रखा है, अर्थ के केस में भी पूछ दिया जाता है कैपेसिटेंस, तो यही फॉर्मूला लगेगा कि R है रेडियस ऑफ द अर्थ, या फिर कोई भी कंडक्टर है उसके बारे में पूछा गया, तो हम लोगों को क्या लिख देना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R लिख देना, सिंपल, ठीक है। एक दूसरा केस आता है पैरेलल लिमिट कहते हैं उसको, कहने का मतलब कि R1 भी बहुत बड़ा है, R2 भी बहुत बड़ा है, यहाँ पर नहीं ये भी बढ़ गया, और R2 दोनों एक दूसरे के बेसिकली नियरली इक्वल टू हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, मान लो फॉर्मूला तो हमारा यही चलेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करके देखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो R1 और R2 हमारे पास जो है वो दोनों का डिफरेंस को मान लो D, इस बार दोनों का डिफरेंस है D, पिछली बार क्या था दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस में सब कोई रोल ही नहीं था, जितना छोटा था तो R2 ही था डिफरेंस, लेकिन इस बार क्या है D है, और हम लोग कह सकते हैं कि R1 जो है वो नियरली इक्वल टू R2 ही है, दोनों को R मान लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कन्वर्ट करते हैं ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 का R स्क्वायर लिख लो, ठीक है, और R2 माइनस R1 को D लिख दो, यहां से कुछ देखने को मिलेगा। 4 पाई R स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 4 पाई R स्क्वायर तो स्फीयर का एरिया होता है, तो ये हो गया एरिया A एप्सिलॉन नॉट बाई D हो गया, ये तो बिल्कुल देखा देखा सा लग रहा है, कौन सा, ये तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ही रिजल्ट आ गया। अब बात सही भी तो है कि अगर ये दोनों बहुत दूर चला जाए इस तरह से, तो आपस में पैरेलल से तुमको दिखाई देगा ना, जैसे धरती होती है गोल लेकिन हमको तो सीधी दिखाई दे रही है ना, वैसा ही कंडीशन यहाँ पे देख लो कि दोनों कर्वेचर इतने दूर है कि आपस में दोनों एक दूसरे को पैरेलल देख रहे हैं, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ही रिजल्ट आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। कौन सा बात था ये, स्फेरिकल कैपेसिटर की हम लोग बात कर रहे थे। अब आते हैं सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के ऊपर। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में फिर से इस तरह से हम लोग दो कंडक्टर बना लेंगे और दोनों कंडक्टर को प्लेस करेंगे कोएक्सियली, मतलब दो सिलेंडर को प्लेस करेंगे एक ही एक्सिस के साथ इस तरह से, तो ये बन जाएगा हमारा कौन सा, बन जाएगा सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है। तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में ये प्लस क्यू रख दिया, माइनस क्यू रख दिया, लेंथ L इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लेंथ L ले लिया। इसका आगे की बात करें, देखो इसका कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L डिवाइड बाय Ln, मतलब लॉग बेस E, R2 ये हो गया R2, ये हो गया R1, तो R2 बाई R1। अब क्वेश्चन ऐसा भी आता है
कि भाई R2 और R1 को चेंज कर देगा, लेकिन फिर भी रेशियो सेम रहेगा R2 बाई R1 का। मान लो R2 बाई R1 है अभी कुछ रेशियो, बाद में ना कुछ और रेडियस कर दिया, R2 डैश कर दिया, और उसका भी कुछ और कर दिया, R1 डैश कर दिया, लेकिन रेशियो अगर सेम हो तो कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोवाइडेड लेंथ इज ऑल्सो सेम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ जाता है। अब यहाँ पे लॉग वाला चक्कर पड़ेगा थोड़ा सा, तो तुमको पता होना चाहिए ना कि कुछ वैल्यूज याद रखो। पहले तो लॉग बेस 10 का तुमको वैल्यू याद रखना चाहिए। तो 1 पे क्या होता है, 0 होता है, लॉग याद करो। 2 पर क्या होता है, 0.3 कर सकते हो, लॉग ऐसा 10। 3 पर क्या होता है, 0.47 कर लेना, लॉग 4 पर क्या होता है, तो इसको तो तुम अप्लाई करते हो लॉग की प्रॉपर्टी लगाकर, ऐसा 2 स्क्वायर कर लो, 2 कर लो, फिर आगे लॉग 2 का ही वैल्यू लिख दो, हो जाएगा। अब log 5 का क्या होगा, log 5 का वैल्यू याद रखो 0.69। log 6 का वैल्यू तुम निकाल सकते हो कैसे, log 2 into 3 कर लोगे, और फिर log 2 प्लस log 3 में इसको कन्वर्ट करके तुम इन दोनों का वैल्यू को जोड़ सकते हो, यहां लिखा हुआ भी है। log 7 का वैल्यू याद रखो 0.84 होता है। log 8 का वैल्यू याद रखो, सब बेस 10 में चल रहे हैं, तो बेसिकली इसको भी तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना, log यहां पर तक दिखाई दे रहा है, ठीक है। log 8 का वैल्यू क्या होगा, 2 क्यूब ऐसा लिख दो, और 3 को क्या करेंगे, बाहर ले आएंगे, log 2 लिख देंगे, और log 2 का वैल्यू तो पता ही है। और देखते हैं log 9 का वैल्यू कैसे आएगा, सही सोच रहे हो, 3 स्क्वायर कर देना चाहिए, log 3 स्क्वायर 10 कर लें क्या, 2 को बाहर निकाल लेते हैं, log 3 10, log 3 का वैल्यू रखना, आ जाएगा। log 10 का वैल्यू हम लोग देख लेते हैं, तो 1 होता है। अब log और ln में रिलेशन क्या हो जाएगा, तो ln x अभी दिखे ना, 2.303 log 10x कर लेना, तो log x का तुम वैल्यू निकाल ही चुके हो, उसमें 2.303 मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर्मूले तक तुम पहुंच जाओगे। ध्यान रखना इन बातों को, ठीक है। तो सारे वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ वैल्यू तो हम प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हैं। यहां पर हो गया, यहां पर हो गया, ये प्रॉपर्टी लगा लिया, ये प्रॉपर्टी लगा लिया, और कैलकुलेट कर लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट ln मतलब होता है log बेस ex, ठीक है, 2.303 log बेस 10x, इसकी वैल्यू तुम अब पता लगा सकते हो सारे के सारे। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की बात हो गई खत्म, आगे बढ़ते हैं। होता क्या है कि कैपेसिटर को हम लोग मीडियम में भी प्लेस कर सकते हैं, किसी दूसरे मीडियम में भी, तो वैक्यूम में रखा हुआ है, तो उसके लिए हमको एक कंसेप्ट पढ़ना होता है डाई इलेक्ट्रिक का। डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, पढ़ते हैं। डाई इलेक्ट्रिक ऐसा मटेरियल होता है जिसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। डाई इलेक्ट्रिक डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, तो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आगे बढ़े, देखो डाई इलेक्ट्रिक चलो ठीक है अपनी जगह पर। एक बात समझो कि मान लो मेटल होता, कोई मेटल को तुम कैपेसिटर प्लेट के बीच में, या फिर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक प्लेट हम बोले, उसके पास रख दोगे किसी मेटल को, तो क्या बिहेवियर होगा, मेटल रख दिया ना, होता क्या है कि मेटल के अंदर तुमको याद है बताया था इलेक्ट्रोस्टैट वाले ने कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। कैसे हो जाती है, ये प्लस है ना, सारे माइनस को अट्रैक्ट कर लेगा, ये माइनस है ना, अंदर के सारे प्लस को अट्रैक्ट कर लेगा, और ये अंदर में अपना अलग ही एक फील्ड बना लेगा जो कि बाहर के फील्ड के बिल्कुल बराबर चला जाएगा। बराबर होगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जो इंड्यूस हुआ ना वो एक्सटर्नल के बराबर होगा, तो कैंसिल हो जाएंगे, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर जीरो होता है। लेकिन हम जब डाई इलेक्ट्रिक की बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो इंडक्शन हुआ है ना वो उतना ज्यादा नहीं हो पाता है, इसीलिए डाई इलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है लेकिन थोड़ा सा रिड्यूस्ड होके आता है। जैसे इन दोनों का आप वेक्टर करेंगे, ये तो एक्सटर्नल फील्ड है, ये इंटरनल फील्ड आया, इंड्यूस्ड आया, तो अभी भी थोड़ा सा वेक्टर तो बच ही जाएगा ना, ये रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा डाई इलेक्ट्रिक अगर होगा तो। अब बात करते हैं कंडक्टर की तरह तो बिहेव नहीं किया डाई इलेक्ट्रिक,
नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही कर देता। अब बात करते हैं दो तरह के इस तरह के मटेरियल की, पोलर एंड नॉन पोलर। तो आगे हमको समझने में, देखो ये हो गया हमारे पास कोई इस तरह से मॉलिक्यूल है, कोई इस तरह से है मॉलिक्यूल। अब पॉजिटिव निगेटिव इस पे अगर दोनों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखें तो यहां पर पॉजिटिव और निगेटिव का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कंसाइड कर गया, ठीक है। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक होगा इसमें हम कह सकते हैं कि नॉन पोलर है, क्योंकि कोई पोलैरिटी डेवलप नहीं की, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो गया। अब वो वाला कौन सा हो गया, ये हो गया पोलर, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी निगेटिव का यहां पे लाई करेगा, जिसको पोलर कहेंगे। लिख सकते हो पोलर डाइलेक्ट्रिक। आगे बात करते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक के कुछ एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि हम बाद में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को ही पूरा का पूरा प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि होते कैसे हैं, कैसे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक में हम लोग देख सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट तो आ जाएगा यहाँ पर। तो डाइपोल मोमेंट जो आएगा, मतलब प्लस चार्ज माइनस चार्ज के कारण डाइपोल मोमेंट आएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी निगेटिव पे यहाँ पे बन गया ना, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेट एट सम डिस्टेंस हैव डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, तो बेसिकली हमें इतना जानना है कि भाई डाइपोल मोमेंट कुछ आएगा नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन यहाँ पर डाइपोल मोमेंट क्या होगा, कोइंसाइड कर गया डाइपोल मोमेंट इक्वल टू जीरो। दूसरी बात, इसका एग्जांपल थोड़ा बहुत याद रख लो। इसका एग्जांपल होता है H2O HCl SiO2, जिसको ग्लास कहते हैं। यहां पर गैसेस आ जाएंगे, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, CO2, CH4, ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो पोलर एंड नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे, तो ये पोलर की तरह बिहेव करने लगे। कैसे, देख तो क्या होता है यहाँ पर कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया पोलर के अक्रॉस, तो अभी मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, आराम से जिंदगी चल रही थी। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव वाला इधर अट्रैक्ट होगा, कहने का मतलब यहां पर रखा हुआ है भाई, तो पॉजिटिव वाला इधर अट्रैक्ट हो जाएगा, निगेटिव वाला उधर रिपेल ऐसे होगा, तो थोड़ा सा शेप इसका ऐसा चेंज होगा, ठीक है, पोलराइज हो जाएगा, कुछ डाइपोल मोमेंट यहां पर आ जाएगा, पहले नहीं था। तो अब हम क्या करते हैं ना, ऐसे मॉलिक्यूल्स वाले जो स्ट्रक्चर है उसके स्लैब बना लेते हैं और स्लैब को कैपेसिटर प्लेट के बीच में रखते हैं। तो देखो तो क्या होगा, स्लैब बना लिया, कैपेसिटर प्लेट के बीच में ऐसे हम रख रहे हैं, इस तरह से स्लैब को रख रहे हैं। तो ये प्लस 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 था, माइनस 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 था, और यहां पर ये इस तरह से स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी को यहां पर हम बना देते हैं इस तरह से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस के साथ माइनस अट्रैक्टेड है, यहाँ पे प्लस के साथ माइनस अट्रैक्टेड है। इसी चीज को फिर से लिख ले भाई, इसी चीज को फिर से लिख लेते हैं, ये हो गया ना। अब देखो अगर तुम नोटिस करोगे यहां पर तो पूरा परफेक्ट पेयर बन गया, ये कैंसिल कर दिया, ठीक है, ये कैंसिल कर दिया, इसको ये कैंसिल कर दिया, लो भाई सारे इधर कैंसिल हो गए, बच क्या गया, निगेटिव बच गया, पॉजिटिव बच गया, निगेटिव पॉजिटिव बच गया। इसका मतलब है कि अंदर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, क्योंकि इधर पॉजिटिव बच गया कुछ, इधर निगेटिव बच गया कुछ, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो ये होता है इंड्यूस्ड या फिर पोलर इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो था ही पहले से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब कुछ ना कुछ जाके रिड्यूस हो जाएगा। अगर हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, तो देयर इज सम रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि लिख सकते हैं कि ई रिड्यूस्ड जो होगा, अब यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रहा होगा इन दोनों का वेक्टर समेशन, और बेसिकली अपोजिट है तो वेक्टर सबट्रैक्शन हो जाएगा। तो रिड्यूस्ड होके क्या आएगा, एक्सटर्नल में से इंड्यूस्ड को घटा दो तो रिड्यूस्ड आ जाएगा, एक्सटर्नल माइनस इंड्यूस्ड इज इक्वल टू रिड्यूस्ड। अब देखा जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो रिड्यूस आता है ना, जो रिड्यूस होके आता है उसका वैल्यू होता है, इसी को हम यहां पर लिख रहे हैं, रिड्यूस होके आता है वो एक्सटर्नल का k टाइम्स डिवाइड हो जाता है, डिवाइड होता है, ठीक है। और k क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तुमको ऐसे पता ही होगा कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, या फिर उसको हम लोग एक और बात कहते हैं, वो क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो पहले तो ये लिख लेना इंड्यूस्ड, तो इंड्यूस्ड का फॉर्मूला क्या आता है,
इंड्यूस का फॉर्मूला हो जाएगा ई माइनस ई बाई के, ई को बाहर ले लेते हैं, 1 माइनस 1 बाई के, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। इंड्यूस का फॉर्मूला बताइए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू दिया रहेगा तुमको, ठीक है, कि डाइलेक्ट्रिक आखिर कैसा है, उसका भी तो कोई प्रॉपर्टी होता होगा ना, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो प्रॉपर्टी है। जैसे वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा उसको वैल्यू है 80, माइका का जो वैल्यू है, ये तो वाटर का वैल्यू है, कहीं 81 भी दिख जाता है, माइका का जो वैल्यू है वो होता है, माइका ग्लास कलर का मटेरियल होता है, माइका का जो वैल्यू होता है 326 होता है, यह हो गया माइका का। और मेटल है अगर, तो मेटल का बताओ इन्फिनिटी, ये हो गया मेटल के केस में। तो वैल्यूज दिए रखेंगे, तुमको पता लग जाएगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेट करेंगे। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। और रिलेटिव परमिटिविटी को याद रखने के लिए ऐसे याद रख लो, ये जो चीज है ना, ये दोनों एक साथ आते हैं, यहां पर कुछ नहीं लिखाता है, तो ई आर जो हो गया वो हो गया ई बाई बेसिकली एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ऐसा लिख लेंगे, इसी को क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। अब वहां पर इलेक्ट्रोस्टैट में क्या होता है कि अगर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया या फिर कोई मीडियम आ गया, दो चार्जेस के बीच में, दो चार्जेस पे फोर्स F लग रहा था, ठीक है, और दोनों चार्जेस में, ये मान लो प्लस था, ये माइनस था, अट्रैक्शन हो रहा था, दोनों चार्जेस को पानी में डुबा दो, दोनों चार्जेस को पानी में डुबा देंगे, तो जो फोर्स होगा ना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स डिवाइड हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स तो प्रोपोर्शनल होता है, तो फोर्स भी के टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो फोर्स जो F डैश बन जाएगा वो F बाई के हो जाएगा, और वाटर है तो F बाई 80 हो जाएगा, ध्यान रहेगा। चलो, तो ये हो गया डाई इलेक्ट्रिक प्लेस कर दिए। अब कैपेसिटर का क्या हल होगा भैया, डाई इलेक्ट्रिक प्लेस किए तो कैपेसिटर का क्या हल होगा, ध्यान रखना। अगर हम कैपेसिटर प्लेट इस तरह से प्लेस करते हैं, ये तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया, कैपेसिटर प्लेट का पहले वैल्यू जो था ना वो C था, अब जो वैल्यू आएगा कैपेसिटेंस का वो आ जाएगा K टाइम्स ऑफ C, मल्टीप्लाई होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में डिवाइड हुआ है, फोर्स चार्जेस डिवाइड हुआ है, और कैपेसिटेंस के केस में मल्टीप्लाई, तभी तो हम यूज कर रहे हैं भैया, कैपेसिटी बढ़ गई, डाई इलेक्ट्रिक प्लेस किया, कैपेसिटी बढ़ गई है, ठीक है, K टाइम्स हो गई कैपेसिटी। अब आगे बढ़े, डाई इलेक्ट्रिक मान लो पूरा का पूरा नहीं भर पाए, पूरा का पूरा नहीं भर पाए, किसको, कैपेसिटर प्लेट के बीच के स्पेस को पूरा का पूरा नहीं भर पाए, पार्शियली फील्ड हो जाए। पार्शियली फील्ड के केस में क्या देखेंगे, मान लो थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक T है, पैरेलल प्लेट के बीच में ऐसा हमने D रखा है ना, डिस्टेंस, और ये थिकनेस, तो इसका कांस्टेंट कुछ तो होगा, डाइलेक्ट्रिक K लिख दिया। अब हमको इसका फॉर्मूला होता है कि भैया A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस T प्लस T बाई K, ये तो बिल्कुल वैसा ही चल रहा है, A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस T प्लस T बाई K, एक्स्ट्रा याद करो, माइनस T प्लस T बाई K, माइनस T प्लस T बाई K, कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है, तुरंत गायब होता है ये सब, लेकिन माइनस T प्लस T बाई K याद रख लेना है। मेटल है, अगर मेटल है तो मेटल के केस में क्या होगा, K का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा, K का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। इसीलिए तो फोर्स में भी अगर चार्जेज है यहाँ पर, और तुम यहाँ पर कोई मेटल प्लेस रख दोगे ना, तो क्या हो जाता है कि फोर्स इन्फिनिटी टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, मतलब फोर्स लगता ही नहीं, जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर इन्फिनिटी का देखते हैं, यहाँ पर क्या रोल है हमारे केस में, तो रख देते हैं ना, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस T प्लस T बाई इंफिनिटी। जाइए आप, जीरो हो जाइए, क्या बच गया मेटल के केस में, अगर थोड़ा सा मेटल रख दिया है T थिकनेस का, तो ऐसा फॉर्मूला आ गया बच्चे, ठीक है। आगे बढ़े, अब मान लो कि डाई इलेक्ट्रिक जो रखा है वो पूरा का पूरा ही भर जाए, तो तुमको देखो पता है पहले से A एप्सिलॉन बाई D जो होगा K टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन देखो तो इस फॉर्मूले से जस्टिफाई कर रहा है। D थिकनेस कितना हो गया भाई, थिकनेस पूरा का पूरा ही रख दिए ना, D प्लस D बाई K, तो अब हम क्या बोलेंगे, ये कैंसिल हो गया, K ऊपर चला गया, K टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट बाई D, तो नया जो कैपेसिटेंस है वो पुराने से K टाइम्स मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ये तो पढ़े ही है ना कि जो
कैपेसिटर होता है वो इस तरह से हो जाता है। मान लो ये न्यू कैपेसिटर को सी डैश बोलोगे तो इसको केसी बोल सकते हो ना, खत्म हो गई बात। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना, बेसिकली माइनस टी प्लस टी बाई के, ये याद रख लो, सारे काम हो जाएंगे। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स सीरीज एंड पैरेलल। तो देखो रेसिस्टेंस याद है तुम कभी करंट इलेक्ट्रिसिटी 10th क्लास, ऐसा रेसिस्टेंस रहता था तो क्या होता था, आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2, और इस तरह से याद आ गया ना, क्या हो जाता था 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, R इक्विवेलेंट 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 हो जाता था। कैपेसिटर के केस में उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। कैसे, कैपेसिटर ऐसे कनेक्ट कर दो, यहां पर करंट कांस्टेंट होता था, यहां पर चार्ज कांस्टेंट होगा, और दूसरा इसका रिजल्ट उल्टा कर देना, 1 बाई सी इक्विवेलेंट सीरीज में हो जाएगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, और इसका क्या हो जाएगा, ये पैरेलल है, यहां पर पोटेंशियल सेम होता था दोनों का, यहां पर भी पोटेंशियल सेम हो जाता है, ध्यान रखना यूज आने वाला है। आइडेंटिफाई करेंगे हम कि भाई ये सीरीज है कि पैरेलल है, कभी कभी देख के पता नहीं लगेगा तो पोटेंशियल से ही जजमेंट हो जाएगा कि भैया पोटेंशियल सेम है तो पैरेलल है। ये हो गया C1, ये हो गया C2, क्या लिख दें, ऐड कर देना, ऐड कर देना, ठीक है। इसमें मत फंस जाना कि भाई ऐसा होता है पैरेलल, इसके अपोजिट चलता है, C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2, ठीक है, C1 प्लस C2, दिमाग में दोनों बिल्कुल अलग अलग और कैसे रिलेटेड है, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने तुमको बताया था कि कभी कभी हमको जज करना पड़ता है कि सीरीज है कि पैरेलल है, उसका एक एग्जांपल देता हूं, हालांकि हम न्यूमेरिकल अप्रोच इसके अगले क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन देख लो यहां पर कि भाई दो इस तरह से कैपेसिटर बना रखे हैं, अर्थ वाला एग्जांपल या फिर जो आइसोलेटेड स्फीयर होता है उसका एग्जांपल। जब कैपेसिटेंस क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है, R1 है तो R1 लिख दो, इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, वो C1, ये हो गया C2, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 हो गया, और यहाँ पर ऐसा R2 मान लो, ये हमारे पास रेडियस है, इसको वायर से कनेक्ट कर दिया। वायर से जब कनेक्ट करेंगे ना बच्चों तो क्या होता है, चार्जेस यहाँ पर जो एक्स्ट्रा थे ज्यादा थे वो सब चार्जेस इधर फ्लो करते हैं, चार्जेस फ्लो करते हैं, और तब तक फ्लो करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो रहेगा, क्योंकि दोनों पे मिलाकर जो मान लो यहाँ पर जितना भी चार्ज है, यहाँ पे 1 है चार्ज, यहाँ पे 2 है चार्ज, टोटल जो रहेगा ना वो तो तुम्हारा Q1 प्लस Q2 ही रहेगा सेपरेट होने के बाद भी। लेकिन ऐसा नहीं कि सर चार्जेस दोनों में बराबर हो जाएंगे, गलत बात है, ऐसा नहीं कहते हैं हम, कहते हैं पोटेंशियल दोनों पे बराबर हो जाएगा, तब तक चार्ज फ्लो करते रहेंगे जब तक पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही तो तुमको पता है ना, करंट ये चार्ज फ्लो करता है, तो पोटेंशियल जब बराबर हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे भाई, पोटेंशियल बराबर, देखो देखो पोटेंशियल बराबर मतलब कैसा हो गया, पैरेलल हो गया, ये पैरेलल प्लेट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा C1 प्लस C2, मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, ठीक है, ध्यान रख लेना उन्हीं बातों को। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन तो हो गया, और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन के टाइप होते हैं, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज वाला भी कंसेप्ट यहाँ पर लग जाता है, जैसे कि हमको ऐसा कुछ दिया रहे और बोला रखे कि भाई ऐसे करके हमारे पास एक वायर अटैच्ड है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता कीजिए, हम क्या कर लेते हैं C1 C2 C3 C4, इन दोनों को डिवाइड करो C1 बाई C2, अगर ये दोनों C3 बाई C4 के बराबर हो जाए तो हम यहां से कोई चार्ज वार्ज पास नहीं करेगा, इसको रिमूव कर दो। अब ये दोनों किसमें आ गया, सीरीज में, जोड़ेंगे नहीं, प्रोडक्ट बाई सम कर लो, समझे, या तो 1 बाई सी इक्विवेलेंट ये वाला पार्ट के लिए 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 कर लो, इसका डायरेक्ट होता है C इक्विवेलेंट इक्वल टू प्रोडक्ट बाई सम, 2 मिनट में करोगे यही रिजल्ट आ जाएगा, 2 में काम करता है प्रोडक्ट बाई सम, ठीक है। यहां पर भी प्रोडक्ट बाई सम, सीरीज है ना तो वो सीरीज वाला फॉर्मूला 1 बाई करके रेसिप्रोकल लगाएंगे और प्रोडक्ट बाई सम, फाइनली रिजल्ट डायरेक्ट आता है प्रोडक्ट बाई सम, इसको लिख लो यहां पर। अब इन दोनों को जोड़ोगे ना, क्योंकि अब ये पैरेलल बन गया, ये इसके साथ पैरेलल में, और पैरेलल में क्या होता है C इक्विवेलेंट 1 और C इक्विवेलेंट 2, तो दोनों को जोड़ दो, C इक्विवेलेंट 1 प्लस C इक्विवेलेंट 2, दोनों जुड़ जाएगा, इन्हीं दोनों को जोड़ के लिख देना है, ठीक है। तो ये वाला काम करता है।
आगे बढ़ते हैं। देखो एक आता है कि एनर्जी का कंसेप्ट, तो फॉर्मूला ही इसमें तुमको याद रखना है बेसिकली कि फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर हाफ CV स्क्वायर Q स्क्वायर बाई 2C हाफ Q इंटू V। एक भी याद रखोगे ना डिराइव हो जाएगा, Q इक्वल टू CV पुट करते जाओगे, एक के बाद दूसरा फॉर्मूला दूसरा बनता चला जाएगा बहुत आराम से। Q स्क्वायर बाई 2C याद रख लो और उसमें तुम लोग कुछ भी Q के जगह पे CV रख दोगे, देख लेते हैं ना चेक करके, Q स्क्वायर बाई 2C और क्या रख दें, Q के जगह पर CV रख देते हैं, क्या हो जाएगा देखो तो ये हो गया हाफ C, क्योंकि ये C है, C स्क्वायर C V स्क्वायर आ गया ना। अब एक बात और देखो कि हाफ CV को क्या CV स्क्वायर है, CV इंटू V लिख दें, और CV का मतलब क्या होता है, Q होता है, आ गया हाफ QV, हाफ QV। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, ध्यान रखना कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, कैपेसिटर प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका जो वैल्यू होता है वो कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। देखो ये प्लस 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 सारा इधर आ जाता है, माइनस 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 इधर आ जाता है, और एक सरफेस के कारण हमको पता है सिग्मा बाई अट्रैक्टेड है ना, बिल्कुल, तो इधर हम नहीं मानते, इधर 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये अट्रैक्ट कर रहा है इधर एक प्लेट सरफेस के कारण, एक सरफेस तक 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को जोड़ दो ना, वेक्टर समेशन जोड़ दो, क्या आ जाएगा नेट, दोनों को जोड़ोगे आधा आधा मिलकर एक हो गया, सिग्मा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर होता है। ठीक है, फोर्स कितना होता है दो प्लेट्स के बीच में, Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नीट का तो क्वेश्चन बिल्कुल ये पूछा गया है, Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट लगा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ये भी याद रख लो, ये भी याद रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि हम लोग एक सेकेंड, हम लोग जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिए, फोर्स देख लिए, एनर्जी देख लिया, अब एनर्जी डेंसिटी देखेंगे। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर देखा, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला बता दो ना क्या होता है। एनर्जी डेंसिटी मतलब होता क्या है, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया, सॉरी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी ऐसे लिख सकते हैं, एनर्जी टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट और ई स्क्वायर याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और अगर डाई इलेक्ट्रिक प्लेस कर देंगे, याद कर लेना, डाई इलेक्ट्रिक प्लेस कर देंगे तो k टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, कौन, एनर्जी डेंसिटी k टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, काम तमाम, ध्यान रखना। अब देखो हमसे बोल रखा है कि एक हमारे पास कैपेसिटर प्लेट दिया गया है जिसको चार्ज कर दिए, Q से चार्ज हो गया, बैटरी लगा दिए थे, पोटेंशियल डेवलप करने का सबसे अच्छा तरीका बैटरी लगा दो, चार्ज कर दिए, तो यहाँ पे प्लस Q माइनस Q, तो चार्ज हो गया, और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर V था, V आ गया। अब इसको हटा रहे हैं, इसको रिमूव कर दे रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसको रिमूव कर देते हैं, तो भैया जो चार्ज है ना वो तो कांस्टेंट रहेगा ही, चार्ज कंजर्व्ड है, चार्ज कहीं नहीं गया, चार्ज कर दिया ना तुम, चार्ज रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब डाइलेक्ट्रिक प्लेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, चार्ज तुमने कर दिया, इसको रिमूव कर दिया बैटरी को, इसको टाटा बाय बाय बोल दिया। अब हम यहाँ पर ऐसा सिचुएशन बन गया, अब हम क्या कर रहे हैं, डाई इलेक्ट्रिक प्लेस कर रहे हैं, तो क्या होगा, रिलेशंस किस तरह से डेवलप करेंगे, तुमको पता है ना कि Q इक्वल टू CV होता है, चार्ज को तो सेम रहना है, कंजर्वेशन, तो C क्या हो जाएगा, K टाइम्स ऑफ C हो जाएगा। ये तो तुमको पहले से पता है ना कि डाइलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं, कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई हो जाता है K टाइम्स, पोटेंशियल को क्या होना पड़ेगा, चार्ज को सेम रखने के लिए K टाइम्स डिवाइड होना पड़ेगा, बैटरी नहीं लगाए अभी इसमें, पोटेंशियल K टाइम्स डिवाइड हो सकता है। ठीक है, हाँ बैटरी लगा देते तो एक अलग बात आता है, न्यूमेरिकल अप्रोच में देखेंगे, लेकिन अभी इनिशियल कंडीशन में ऐसा तुम्हारे पास अब क्या सिचुएशन बन गया, देखो Q अभी भी CV ही बच गया बच्चे, तो पोटेंशियल K टाइम्स डिवाइड हो जाता है जब सेपरेटेड रहता है कैपेसिटर। ठीक है,
क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए हम नया बैटरी नहीं लगाए हैं, नया बैटरी भी लगाएंगे सवाल में तो पोटेंशियल नहीं होगा डिवाइड, लेकिन जब तक नहीं लगाए हैं तब तक डिवाइड जरूर होगा। ठीक है, तो ये बातें हो गई कैपेसिटर से रिलेटेड, और न्यूमेरिकल डिस्कशन हम करने वाले हैं आगे के लेक्चर में। बेसिक फॉर्मूलाज हमारे ये सब थे। अब हम आगे की बात करेंगे बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं अगला क्या हो सकता है अच्छा हमारे लिए।